जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम भारत की राज्य व्यवस्था में लेने जा रहे हैं भारत शासन अधिनियम का आखिरी अधिनियम, जो कि 1935 का भारत शासन अधिनियम है। लगातार 1858 से लेके 1935 तक जो अधिनियम कहलाए, वो सारे अधिनियम भारत शासन अधिनियम कहलाए, जो कि क्राउन के अधीन जो शासन हुआ, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद में जो शासन ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के दौरान हुए और उसके अंतर्गत जो अधिनियम बनाए गए, वो सारे अधिनियम भारत शासन अधिनियम कहलाए, जिसमें कि भारत परिषद अधिनियम भी आते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम के बाद में जो अधिनियम बनाए गए, वो अधिनियम भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। तो उसी में हम अगला अधिनियम, जो कि आखिरी अधिनियम है, इससे पहले मैं लगातार जो अधिनियम पढ़ा रहा हूँ उसमें से सीरीज का ये आखिरी अधिनियम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि 1935 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम। उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि इस अधिनियम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी विद्यार्थी सिविल सर्विसेज का कंटेंट की स्टडी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। और साथ ही साथ में वो विद्यार्थी जो कि हिस्ट्री या फिर राज व्यवस्था की पढ़ाई कर रहे हैं अकेले, और उसका एग्जाम कोई कंडक्ट हो रहा है, उसमें अगर फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्ट्री का भी टॉपिक है और साथ ही साथ में भारत की राज व्यवस्था का भी टॉपिक है। तो लगातार इस तरीके के टॉपिक आपको मेरे द्वारा मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम का ये आखिरी शासन अधिनियम, जो कि 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो इसको अगर हम स्टार्टिंग से समझे, यानी कि शुरुआत से देखा जाए, तो इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री रही वो 1928 से देखी जाती है। 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो उस समय से इसकी शुरुआत हो जाती है। देन उसके बाद में लगातार 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन में जिस तरीके से पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रभाव पड़ा, उससे अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पे अपने माइंड को चेंज करने को यहाँ पर मजबूर होना पड़ा था। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम जो आया था, जिसमें कि द्वैध शासन प्रणाली लगाई गई थी, जिसको कोई डायरकी सिस्टम कहा जाता है, डायरकी द्वैध शासन व्यवस्था या फिर डायरकी सिस्टम कहा जाता है। उसी के तहत यहाँ पर एक आयोग बैठाया गया था और उस आयोग में 10 वर्ष के बाद में एक रिपोर्ट आनी थी। तो वो रिपोर्ट के आधार पर भी तय होना था कि आगे की व्यवस्था कैसे होनी है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो वो उसके लिए 2 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पूरे भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही ये व्यवस्था यहाँ पर एक रिपोर्ट के लिए तैयार की गई, एक आयोग गठित कर दिया गया था, और वो आयोग था साइमन आयोग। साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1930 में। 1930 की जो अपनी रिपोर्ट थी उसकी, उसमें उसने ये प्रस्तुत किया था, ये सिफारिशें की थी कि द्वैध शासन प्रणाली और यहाँ पर लागू हो, साथ में राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाए, और साथ ही साथ ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था के जरिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था यहाँ पर लागू की जाए। तो ये रिपोर्ट साइमन कमीशन ने 1930 में दी थी, जो कि 1927 में ये साइमन आयोग गठित कर दिया गया था, जो कि 2 वर्ष पहले, यानी कि 1919 से लेके 1930 का वर्ष रखा गया था, यानी कि 10 वर्ष के बाद में इसका एक आयोग बनाकर एक रिपोर्ट जारी करनी थी। लेकिन ये 2 वर्ष पहले ही हो गया था, ये याद रखिएगा। साइमन आयोग 1927 में आया था और 1927 के बाद 1930 तक ये रिपोर्ट फाइनली दे दी गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर इन सिफारिशों के आधार पर गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कौन कौन से हुए थे? 1930 के, 1931 और 1932, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और 3 गोलमेज सम्मेलन का ये प्रभाव पड़ा, और ये उस तरीके का रिजल्ट बना कि उसके बाद में यहाँ पर जो अगला अधिनियम आया, उसमें ये सम्मेलन और ये सारी की सारी जो सिफारिशें थी, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और किस तरीके से यहाँ पर भारत में जो 1935 का अधिनियम आया, जो कि एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के रूप में सामने उभर कर
आता है। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ये अधिनियम भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। तो हम इसको यहाँ पर, यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे आगे की पॉइंट जो कि हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें मैं ये 5 जो अधिनियम है पिछली क्लासेस में कंप्लीट कर चुका हूं, और आज हम ले रहे हैं 1935 का अधिनियम। तो 1935 की ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, जिसमें कि मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था आने वाली थी और कौन कौन सी यहाँ पर ऐतिहासिक घटना के बाद में ये अधिनियम यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा उनकी संसद में लाया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार की शुरुआत होती है, और ये एक प्रकार से ये अधिनियम जब पारित होता है तो एक प्रकार से एक मील का पत्थर बनकर ये सामने आता है। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अगर बात की जाए तो ये अगस्त 1935 में ब्रिटिश के संसद में ये पारित हुआ था, जिसमें कि 321 धाराओं और 10 अनुसूचियों के साथ में ये पारित किया गया था। कितनी? 321, नोट कीजिएगा कितनी की गई थी? 321 यहां पर ये धाराएं बनाई गई थी, और साथ ही साथ में 10 अनुसूचियां बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये चीजें कई बार पूछ लिया जाती है एग्जाम में, तो आप इनको याद रखिएगा। 10 अनुसूचियों के साथ में ये पारित किया गया था। कब किया गया था? 1935 में किया गया था। अगस्त 1935 में इसको पारित किया गया था। लागू ये बाद में होता है। ये पारित हुआ था कहां पर? ब्रिटिश संसद में ये पारित हुआ था, और ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा अधिनियम था ये। इससे पहले जितने भी अधिनियम आए थे बहुत छोटे और संक्षिप्त में वहां पर ये पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था और संक्षिप्त में सारी चीजें दी गई थी। लेकिन इस अधिनियम को साइमन कमीशन और बाकी की जो ऐतिहासिक घटना रही उसके आधार पर इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में बनाया गया, जिसमें कि टोटल 321 धारा और 10 अनुसूचियों के द्वारा यह पारित किया गया था। इस अधिनियम के साथ में एक घटना ये देखने को मिलती है कि यहाँ पर बर्मा का विभाजन होता है। बर्मा का विभाजन कर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर बर्मा बराबर 2 भागों में बांट दिया गया था, अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1935 में विभाजित कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर 2 अधिनियम बनाए गए और दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पर अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। एक थी भारत सरकार अधिनियम 1935 और दूसरा जो था वो था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। इस तरीके से 2 अधिनियम यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 2 भागों में इसको विभाजित किया गया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरे ख्याल आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। इसी के अंतर्गत इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर आपको अखिल भारतीय संघ की स्थापना देखने को मिलती है। किसकी? अखिल भारतीय संघ की स्थापना यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। क्या? जो राज्य थे और साथ में जो रियासत थी, यहाँ पे की राज्य रजवाड़ों का शासन था, राज्य था, उन सभी को एक यूनिट की तरह माना गया, एक इकाई की तरह यहाँ पर मान लिया गया था। यानी कि यहाँ पर आने वाले समय में इस अधिनियम से ये पूरा का पूरा एक यूनिट की तरह ही काम करेगा, ये यहाँ पर माना गया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिनियम है, क्योंकि इस अधिनियम को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम्स का कम से कम एक क्वेश्चन जो कि आता ही है वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इस अधिनियम में यहाँ पर 3 सूचियों का वर्णन मिलता है, यानी कि यहाँ पर इस अधिनियम से 3 सूचियां बनी थी। यानी कि इस अधिनियम ने केंद्र और इकाई के बीच 3 अनुसूचियां बनाई थी। कौन कौन सी 3 अनुसूचियां? संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये 3 अनुसूची यहाँ पर बनाई गई थी, जिसमें कि अलग अलग विषय यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय का प्रावधान रखा गया था। जो कि यहाँ पर अगर संवर्ती सूची की बात की जाए तो संवर्ती सूची जो कि
यहाँ पर दोनों विषयों के लिए मान्य थी और इन सूचियों के आधार पर यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। किसका? शक्तियों का, यानी कि इनकी यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर बांट दिए गए। संघीय यानी कि केंद्रीय सूची, जो केंद्र के पास में, संघ यानी कि जो केंद्र के पास में पावर रहते थे उसके विषय बनाए गए थे 59। जो राज्य यानी कि प्रांतीय सरकार जो बनती उसके लिए जो विषय बनाए गए थे वो टोटल 54 विषय थे, उसकी सूची तैयार की गई थी। और यहाँ पर राज्य और केंद्र यानी कि संघ और राज्य दोनों के बीच में यहाँ पर एक पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो दोनों विषयों के साथ में यहाँ पर समवर्ती सूची को बनाया गया था, जो कि 36 विषयों के साथ में यहाँ पर इन सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर अविशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दी गई थी। किसको दी गई थी? वायसराय को यहाँ पर दे दी गई थी। हालांकि ये जो संघीय व्यवस्था थी ये कभी भी क्या क्या थी, ये पावर में नहीं आ पाई थी। क्यों नहीं आ पाई थी यहाँ पर पावर में? क्योंकि यहाँ पर जो देशी रियासतें थी, जो यहाँ पर देशी रियासत थी, उन्होंने इस व्यवस्था में शामिल होने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। वो इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। तो उन्होंने उनके इनकार के कारण यहाँ पर ये जो व्यवस्था बनाई गई थी, जिसमें कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान था, ये व्यवस्था यहाँ पर कभी भी अस्तित्व में नहीं आ पाई थी। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा। 1935 के अधिनियम में ये व्यवस्था थी और यहाँ पर देशी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होती है। यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर जो प्रांत में 1919 में जो ड्वेल गवर्न पॉलिसी थी, जिसको कि डायरकी सिस्टम कहा जाता था, द्वैध शासन प्रणाली कहा जाता था, वो प्रणाली जो कि 1919 में आई थी, 1935 के अधिनियम में यहाँ पर प्रांतों में जो द्वैध शासन की प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पर अब केंद्रीय व्यवस्था में एक स्वायत्त यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय यानी कि जो स्टेट में फ्री गवर्नमेंट पॉलिसी की शुरुआत होने वाली थी, यानी कि स्टेट को यहाँ पर फ्री होल्ड कर दिया गया था और यहाँ पर प्रांत में स्वायत्तता का प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि राज्य को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 प्रत्यक्ष क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार दे दिया गया था, जो कि द्वैध शासन की समाप्ति के साथ में ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है, जिसमें कि गवर्नर को उत्तरदायी मंत्रियों से सलाह लेना आवश्यक था। यानी कि यहाँ पर इस अधिनियम में क्या हुआ था, जो उत्तरदायी सरकार थी उसकी स्थापना होती है और साथ ही साथ में उस समय का जो वायसराय था, जो गवर्नर था, वो जो कि राज्य में होता था गवर्नर और केंद्र में होता था वो वायसराय होता था। तो राज्य में रहने वाला जो गवर्नर था वो राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी जो मंत्री हुआ करते थे, जो कि प्रांतीय सरकार में मंत्री यानी कि कैबिनेट था, उस कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना उसको आवश्यक बन गया था। ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अब गवर्नर यहाँ पर जो राज्य की उत्तरदायी सरकार थी उसमें रहने वाले जो मंत्री थे, उन मंत्रियों की सलाह से ही यहाँ पर काम करना होगा। ये आवश्यक यहाँ पर कर दिया गया था 1935 के इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 1937, ये ईयर जरूर याद करिएगा। 1937 में की जब शुरुआत होती है तो ये व्यवस्था यहाँ पर जो कि 1935 में इस अधिनियम को अगस्त में पारित किया गया था, लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू होते होते 2 वर्ष लग गए थे और इस 2 वर्ष के बाद 1937 में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा समय तक नहीं चली। क्यों? कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट इसमें देखने को मिला और यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी और अंग्रेजों के बीच में एक समझौता ना होने के कारण 1939 में समस्त प्रांतीय सरकार ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। इस कारण से ये व्यवस्था 1939 में समाप्त हो गई थी। 1939 में इस व्यवस्था को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या इस व्यवस्था ने क्या किया था, द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की थी। ये भी नोट किया गया था और इसका जो परिणाम था वो क्या था, संघीय विषय
क्योंकि क्योंकि यहाँ पर संघीय वैसे को क्या समाप्त कर, यहाँ पर जो क्या कहते हैं, देसी रियासतों ने शामिल होने से इनकार जब कर दिया, तो देसी रियासत ने जब शामिल होने से इनकार कर दिया, तो यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी चालू हो गई थी, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर संघीय विषयों को जो जिसमें कि संवर्ती सूची को भी बनाया गया था और राज्य की सूची भी बनाया गया था, वहां पर संघीय विषय में यहाँ पर स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय को यहाँ पर में बांटना पड़ा। हालांकि ये कभी लागू नहीं हो पाया था, जो कि मैं आपको बता पाया, क्योंकि यहाँ पर रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। आगे चलते हैं। ये जो व्यवस्था थी जो कि 1937 में यहाँ पर चालू होती है, उसके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर अब मैं आपको जानकारी देता हूं। जब 1937 में ये व्यवस्था चालू होती है, तो यहाँ पर 11 राज्यों में, नोट कीजिएगा, 11 राज्यों में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। 11 राज्य थे उस समय। उस 11 राज्यों में से 6 राज्यों में यहाँ पर एक निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार की व्यवस्था शुरू की जाती है। और वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था, जो कि मैंने आपको 1919 की जो अधिनियम है उसमें बताया था, द्विसदनीय व्यवस्था, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था की यहाँ पर शुरुआत होती है। किसमें? 11 राज्यों में से 6 राज्यों में, 11 राज्यों में से, जो कि टोटल 11 राज्य थे, उसमें से 6 राज्यों में ये व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो 6 राज्य कौन कौन से थे? बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। कौन कौन से? फिर से नोट कीजिएगा, बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, जिसको कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि आज के समय में वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा था, लेकिन आज अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र यूनाइटेड प्रोविंस के अंतर्गत आता था। तो संयुक्त प्रांत और असम, इस प्रकार से ये 6 जो राज्य थे, इन 6 राज्यों में ये द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई और यहाँ पर द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई थी। ठीक है। हालांकि ये जो प्रांतीय सरकार थी, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का अंकुश और मतलब इसमें जो वो थे, जो अंकुश लगाए गए थे, इसमें कुछ ना कुछ इसमें बार्स लगाए गए थे, अंकुश और प्रतिबंध भी थे। उस प्रतिबंध के साथ में ये सारी सरकार जो कि 6 राज्यों में शुरू होती है, वो यहाँ पर शुरू की गई थी, जिसमें कि कई प्रकार के अंकुश थे और प्रतिबंध भी यहाँ पर जारी किए गए थे, लागू किए गए थे। इसी अधिनियम में यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो चुनाव प्रणाली थी, यहाँ पर जो इलेक्शन प्रोसीजर था, वहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की यहाँ पर जो चल रहा था उसको आगे बढ़ाया गया, उसको एक्सपेंड किया गया। यानी कि इस अधिनियम के तहत यहाँ पर दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार किया गया था। ठीक है, नोट कीजिएगा क्या हुआ था यहाँ पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का विस्तार हुआ था, जो कि 1919 के अधिनियम में जिस तरीके से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का को लागू किया गया था और अलग अलग वर्गों को, अलग अलग वर्ग के ही लोग यहाँ पर वोट डाल सकते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया गया। अब दलित जातियों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व होगा, महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा और मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था इसमें कर दी गई थी। यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का यहाँ पर विस्तार देखने को मिला। ठीक है, ये पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर जो भारत परिषद अधिनियम मैंने आपको बताया था कि भारत परिषद अधिनियम चालू हुआ था 1858 के बाद के जो अधिनियम आए, जिसमें कि 1861, 1892 और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, वो पूरे के पूरे भारत परिषद अधिनियम को यहाँ पर खत्म करते हुए भारत शासन अधिनियम की व्यवस्था की गई थी। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो परिषद की व्यवस्था थी, जो काउंसिल की व्यवस्था थी, वो खत्म कर यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्था कर दी गई थी। यानी कि परिषद को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था और अब यहाँ पर सीधे के सीधे राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्था की गई थी। और इसी के द्वारा यहाँ पर इंग्लैंड में एक व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में भारत सचिव को एक इससे क्या मिली, सलाहकारों की टीम, यानी कि एक एडवाइजरी कमेटी, एक सलाहकारों की पूरी एक टीम मिल गई थी। और इस अधिनियम में मताधिकार का भी
विस्तार हुआ था। क्या हुआ था? मताधिकार। इंग्लैंड में जो सचिव था, जो वहां पर उसके कार्यालय में 1919 के अधिनियम में वहां पर एक कार्यालय बनाया गया था और वहां पर एक सचिव रखा गया था। वो सचिव को अब यहाँ पर एक सलाहकार टीम भी मिली थी और साथ ही साथ में यहाँ पर इस अधिनियम से मताधिकार में भी विस्तार हुआ था। यानी कि टोटल जो उस समय की पॉपुलेशन थी भारत की, उसमें से 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिला था। यानी कि 10% जनसंख्या अब यहाँ पर मत अधिकार कर सकती थी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम से यहाँ पर आरबीआई की स्थापना होती है। यानी कि इसके अंतर्गत देश में मुद्रा पर कंट्रोल, यानी कि जो करेंसी है उस पर कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है। किसके लिए? देश की मुद्रा पर कंट्रोल करने के लिए। देश में जो करेंसी थी, देश में जो राजस्व था, उस राजस्व को कंट्रोल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लाया गया और उसके तहत यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, इंडियन रिजर्व बैंक की स्थापना होती है और जिसका की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसने यहां पर क्या किया था? अगला पॉइंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी अधिनियम में और भी एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, वो है संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोग। सॉरी, यहां पर आयोग लिख देता हूं, लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। लोक सेवा आयोग यानी कि यहां पर अब जो सिविल सेवक थे, जो सिविल सेवक अधिकारी जो थे, उनकी जो परीक्षा होती है, उनकी जो एग्जाम होने के बाद में उनको यहाँ पर काम पर रखना था, उनको यहाँ पर सर्विस पर रखना था, अवसर जो मिल रहे थे, उसके लिए यहाँ पर इस अधिनियम के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग यानी कि प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना यहाँ पर की गई थी। और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई, वो भी नोट कीजिएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक के लिए क्या हुई थी? संयुक्त सेवा आयोग, ठीक है। संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी, जिसमें कि 2 राज्यों या फिर 2 से अधिक राज्यों को एक साथ मर्ज करके, छोटे छोटे राज्य भी थे तो उनको एक साथ मर्ज करके यहाँ पर व्यवस्था चालू की गई थी, संयुक्त सेवा आयोग, ठीक है। और इसी के तहत यहाँ पर 1937 में यहाँ पर क्या हुआ था? संघीय न्यायालय की भी स्थापना मिलती है, यानी कि संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। तो ये था पूरा का पूरा भारत शासन अधिनियम 1935 का। डिटेल में आपको मैंने समझा दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। तो इसका आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा और लगातार आप अगर मेरी क्लासेस को देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि स्टडी कॉन्सेप्ट ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे और लगातार मेरी इसी क्लासेस को आप देखकर अपने एग्जाम को कंप्लीट कर पाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएंगे। इस क्लास को मैं यही खत्म करता हूं, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 को मैंने लिया। अगली क्लास में हम इसके आगे का जो अधिनियम है, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था और इतिहास का भी एक इंपॉर्टेंट विषय है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।